Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important process questions which belongs to research aptitude and statistics part 10. So in the previous sessions we have completed many years questions. So today I'm going to start from the question belongs to December 2021 shift 1. So which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on the ordinal scale only? First of all, you have to know what is the ordinal scale, जिसके अंदर हम orderly categorize करते हैं चीजों को, जो order के basis पे आप categorize करते हैं, ठीक है, तो वो आपका orderly scale होता है. जैसे अब इसमें हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन हम ऑर्डिनल स्केल पे यूज करते हैं. स्टूडेंट टी टेस्ट को हम टी टेस्ट भी बोलते हैं, और ये हम यूज करते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए. ये आपका ऑर्डिनल स्केल के लिए यूज नहीं होता, ये आप यूज करते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए. जो आपका परसेंटाइल रैंक है ये आपका ऑर्डिनल स्केल के लिए आप यूज करते हैं. एंड द चार स्क्वायर टेस्ट अगेन यूज फॉर द नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल. नहीं सॉरी, ऑर्डिनल नहीं, नॉमिनल, इंटरवल एंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, ये आपका यूज होता है फॉर ऑर्डिनल. तो ऑर्डिनल की जो यूज होने वाले हैं हमारे, वो होते हैं हमारे क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रैंक एंड स्पेरमैन. इसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आपको. जो ऑर्डिनल डाटा है वो कैटेगोरिकल डाटा कहलाता है, स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप, जहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो नेचुरली ऑर्डर्ड बेसिस पे अरेंज होते हैं. और जो कैटेगरीज होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरीज वो नोन नहीं होती. जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल. जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डी से, क्योंकि जो क्यू थ्री होता है वो डिनोट करता है अपर क्वार्टाइल से, और जो आपका क्यू वन है वो इंडिकेट करता है आपका लोअर क्वार्टाइल से. तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है ऑर्डिनल स्केल डाटा स्केल, ऑर्डिनल नंबर डाटा स्केल. तो इसलिए हम क्वार्टाइल डेविएशन को क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है. ठीक है. अब जो हमारा परसेंटाइल हो गया नंबर का, उसका क्या मतलब हुआ, विच अ सर्टेन परसेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स, इट कंटेन्स द ऑर्डिनल नंबर डाटा. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ यू स्कोर इन द 90th परसेंटाइल ऑन अ टेस्ट, सो द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट स्कोर्ड बिलो यू. जिन्होंने 90% स्टूडेंट से टेस्ट दिया है, अगर आपकी 90th परसेंटाइल है, तो जो 90% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट गिवन किया है वो आपसे नीचे हैं, तब आपकी 90th परसेंटाइल आई है. सो इफ यू स्कोर इनटू 72 परसेंटाइल ऑन अ टेस्ट, अगर आपने 72 परसेंटाइल आपकी आती है, दैट मीन्स कि 72% स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे टेस्ट स्कोर में कम हैं. तो if you scored in the 5th percentile on a test, so that means that the subject is not for you. So the median you recall falls at the 50th percentile, 50% of the observations fall below it. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा परसेंटाइल रैंक हम कैसे निकालते हैं. तो ये हमारा ऑर्डिनल स्केल पे यूज किया जाता है, ऑर्डिनल नंबर डाटा पे यूज किया जाता है. स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जो होता है, ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक वर्जन होता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का. कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम इस साइन से दिखा सकते हैं, जो कि मेजर किया जाता है स्ट्रेंथ को, डायरेक्शन ऑफ दो एसोसिएशन बिटवीन किसके बीच में, टू रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन चेक करने के लिए. स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है शो करता है कोरिलेशन बिटवीन टू ऑर्डिनल डाटा. तो ये भी आपका ऑर्डिनल स्केल पे यूज किया जाता है. तो जो हमारा ऑर्डिनल टेस्ट है वो जनरली हम किस पे लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पे, परसेंटाइल रैंक पे एंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन पे. तो हमारा जो चार स्क्वायर टेस्ट होता है जो किस पे लिया जाता है, ये अकेला ऑर्डिनल पे नहीं लिया जाता, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल डाटा पे लिया जाता है. जबकि जो आपका टी टेस्ट है, जिसको हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं, वो आपका इंटरवल और रेशियो स्केल में लिया जाता है. यही बात मैंने समझाई थी, लेकिन ये मैंने आपको कंसेप्चुअल भी बता दिया है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट टी टेस्ट नहीं आएगा और चार स्क्वायर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स आपका क्वार्टाइल डेफिएशन, परसेंटाइल रैंक एंड ए, सी एंड ई, इट्स योर आंसर. Which from the following are parts of the purpose of quantitative research? So you have to know quantitative research के parts कौन से होंगे. quantitative research आपकी descriptive research होगी, जिसके अंदर आप variables के बीच के relationship को check करते हैं. तो एक बार देख लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करते, यहाँ पर आप कौन सी रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. तो ये इसका पर्पस नहीं आएगा. डिस्कवर करना रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक बात है, डिस्कवर करना रिलेशनशिप को. इंटरप्रिटेशन ऑफ
ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कंफर्म करना हाइपोथेसिस को, वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जनरलाइज करना रिजल्ट्स को दूसरे सिचुएशंस में इंटरप्रिटेट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी, डी एंड ई इज योर आंसर। An independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator, आपका जो independent variable experimental study में जो कि manipulate किया गया investigator के through, उसकी अपनी मर्जी से, at his will, ठीक है, तो इसको आप टेक्निकली क्या बोलेंगे? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करके देखते हैं, जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने उसको किया है, मैनिपुलेट किया है अपने विल से, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं जो आपकी रिसर्च में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इंटरफेरेंस करता है। मॉडरेटर वेरिएबल जिसको मीडिएटर भी कहा जा सकता है। बट द ट्रीटमेंट वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय यू, बाय इन्वेस्टिगेटर, so this is called a treatment variable. नेक्स्ट क्वेश्चन हर बार आता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आगे, लेकिन आता हर साल है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज ऑन अ टेस्ट इज स्क्यूड नेगेटिवली, अब नेगेटिवली स्क्यूड कर रहा है आपका, तो फिर आपका क्या आ रहा है? दैट मींस दैट योर टेस्ट इज इजी। अगर आपका टेस्ट इजी है, दैट मींस कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मार्क्स अच्छे लेकर आए हैं, पासिंग कट स्कोर ज्यादा हुआ है, ठीक है, और आपका जो मीन स्कोर रहा है एग्जामिनीज का, वो मीडियन स्कोर से ज्यादा रहा है। तो इससे हमें बिल्कुल दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तब हम एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दैट द मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज क्रॉस द पासिंग कट स्कोर ऑफ द टेस्ट, दैट मींस क्योंकि आपका टेस्ट इजी था, आपका जो कर्व था वो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, तो दैट मींस के जो बच्चे थे उन्होंने ज्यादा पासिंग मार्क्स से ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, बच्चे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम वाज लो, दैट मींस आपका टेस्ट पेपर जो था वो इजी था, डिफिकल्टी लेवल कम था। मीन स्कोर ऑफ द एग्जामिनीज वाज मोर देन द मीडियन स्कोर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता तो आपका जो टेस्ट था वो आपका डिफिकल्ट हो जाता और ये चीजें आपके अपोजिट हो जाती। द मॉडल वैल्यू वाज लेस देन द मीन बट मोर देन द मीडियन, नहीं ये गलत है आपका। जो आपके थ्री ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इज स्क्यूड नेगेटिवली, दैट मींस दैट योर टेस्ट इज इजी। हमें इस क्वेश्चन में फॉल्स बताना था, तो इसलिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन था विच इज फॉल्स। A researcher conducted a study to have initial idea of scope and the magnitude of the problem. एक रिसर्चर क्या करते हैं? स्टडी को कंडक्ट करते हैं उसका एक इनिशियल आइडिया लेने के लिए, अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मोर एक्सटेंसिव रिसर्च। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? कंफर्मेटरी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सप्लेनेटरी स्टडी या फिर एक्सप्लोरेटरी स्टडी। देखो जो तीनों स्टडीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हो गई जो कि बड़ी साइंटिफिक मेथड से कंडक्ट की जाती हैं। जब एक रिसर्चर को सिर्फ एक इनिशियल आइडिया लेना है, दैट मीन्स के एक्सप्लोर कर रहा है उस वक्त वो, तो ये आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी हो जाएगी। सो द आंसर इज एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस, इंटेंट का क्या मतलब होता है? गोल, टारगेट, क्या पर्पस है, क्या टारगेट्स हैं आपके इस रिसर्च को करने के? तो अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेनेशन देना, डिस्क्रिप्शन करना, एक्सप्लोरेशन करना या फिर इंटरप्रिटेट करना। देखो जो एक्सप्लेनेशन और जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, वो आपका किस में आता है? आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, राइट? ये आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके, ये सब किस में आते हैं आपके? एक्सप्लोर करना, इंटरप्रिटेट करना, अंडरस्टैंड करना, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, डी एंड ई। The next question is, the case study method is mostly involved in which of the following qualitative research design? इनमें से कौन सी रिसर्च डिजाइन के लिए ये वाला केस स्टडी मेथड जो होता है बहुत इन्वॉल्व होता है? जो हमारा केस स्टडी मेथड है, इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स आप किसी की केस को स्टडी करो, किसी की केस को बहुत इन डेप्थ स्टडी करो, ठीक है। अब इससे कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके साथ इन्वॉल्व होगी? जो आपकी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिसर्च, आपके बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू चलती है, सिस्टमेटिकली चलती है। नरेटिव रिसर्च डिजाइन, जब आप किसी के इंसान के बारे में, किसी के आइडियाज के बारे में, किसी के बायोग्राफी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। फिनोमिनोलॉजिकल डिजाइन, जब आप किसी फिनोमिना पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी इवेंट पे, किसी इंसिडेंट पे रिसर्च कर रहे हैं। बट एथनोग्राफिक रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है आपकी? जब आप किसी इनसाइड कम्युनिटी की पिक्चर लेना चाह रहे हैं, किसी कम्युनिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी
के बिहेवियर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एथनोग्राफिक रिसर्च। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रिलायबिलिटी का क्वेश्चन, कितने सालों के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको रिसर्च के, हर साल पूछा जाता है, कभी स्टेटमेंट्स में, कभी असर्शन ए रीजन आर में। तो इससे क्या होता है, जब आप एक ही बार में सारे रिसर्च के क्वेश्चंस कर लेंगे मेरी पूरी प्लेलिस्ट से, तो आपको ना रिसर्च का जो एक आइडिया है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ टेस्ट वेरीज फ्रॉम 0 to +1 बट कैन नॉट बी नेगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारी रिलायबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होता है किसी भी टेस्ट का, वो 0 से लेकर +1 होता है, नेगेटिव नहीं होती हमारी वैल्यू। The correlation of a set of scores with itself or a set of parallel scores cannot be negative। बिल्कुल ठीक बात है, ये 0 से +1 तक की इसकी वेरीज करता है ये, और ये नेगेटिव नहीं होता। दैट मीन्स कि आपका ए और आर बिल्कुल ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट में मैं आपको शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस करा दूंगी रिसर्च और स्टैट्स के। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।